Hello and welcome to this episode of the Kabaddi Adda powered by sportsbet.io। प्रो कबड्डी लीग में फिर से बहुत रोमांचक एक हफ्ता रहा। हमारे पिछले एपिसोड से काफी सारे मैचेस हुए जिसमें बहुत क्लोज मैचेस रहे। 8 मैचेस जिसमें से एक टाई रहा, 3 मैचेस 1 पॉइंट डिफरेंस से जीता गया और 2 मैचेस 2 पॉइंट डिफरेंस से जीते गए। तो इस वीक की एनालिसिस हम करेंगे वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन दिस एपिसोड ऑफ द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो साहिल भाई, बढ़िया। आप सुनाएं। बस सब ठीक रोहित भाई। जैसे अभी मैं सारे दर्शकों से कह रहा था, काफी क्लोज वीक रहा है प्रो कबड्डी में। 8 मैचेस रहे हैं, एक टाई रहा है, 3 मैचेस 1 पॉइंट से डिसाइड हुए हैं, एक मैच 2 पॉइंट से और एक मैच 3 पॉइंट से। यानी एक मैच छोड़कर हर मैच में दोनों टीम पॉइंट्स ले गई है। तो इस क्लोज वीक को आप कैसे देखते हैं रोहित जी? साहिल भाई, आने वाले टाइम में अभी जितने मैचेस बचे हैं उसमें भी आपको बहुत सारे मैचेस क्लोज दिखेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वन साइड कहना कोई भी मैच को, क्योंकि अभी सब प्लेयर एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं और एक दूसरे की टीम के बारे में अच्छी तरह स्टडी हो चुकी है आपस में इन लोग की। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। और एक सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि टीमों में जितने भी डिफेंस है वो बहुत पीछे हट के खेल रहे हैं, क्योंकि वो एडवांस टैकल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पूरी एंड लाइन में खेल रहे हैं। इसके कारण सेल्फ आउट भी बहुत हो रहे हैं, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा सेल्फ आउट्स भी हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा उनका वो है कि जितना वो पीछे हट के खेलेंगे उतना चांसेस होगा उनका सेल्फ आउट होने का। तो उनने ये नई प्लानिंग करी है कि नई उनकी एक नई स्ट्रेटजी है कि मतलब जितना हम पीछे धकेले रेडर को उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इस करके मैचेस मतलब कोई एडवांस टैकल नहीं कर रहा है, सब बैक फुट पे खेल रहे हैं। तो इसकी वजह से आने वाले मैचेस भी बहुत आपको क्लोज दिखेंगे, क्योंकि अब सबको एक दूसरे का पता है, तो उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। रोहित जी, कुछ स्पेसिफिक मैचेस में जाएंगे हम मैच रिव्यूज के साथ, लेकिन उसके पहले सारे जो व्यूअर्स हैं एक बार फिर से मैं उनको हमारे कॉन्टेस्ट के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ये जो एपिसोड होता है हमारा कबड्डी अड्डा का, उसमें आप ढेर सारी मर्चेंडाइज जीत सकते हैं हमारी। और वो मर्चेंडाइज जीतने के लिए बहुत सिंपल चीज करनी है, यूट्यूब चैनल पर आना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ये वीडियो को लाइक करना है और एक बहुत आसान सा सवाल है, उसका जवाब देना है। इस समय का सवाल, Which team has the most successful tackles in the history of the Pro Kabaddi League? वो कौन सी टीम है जिसके नाम प्रो कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टैकल्स का रिकॉर्ड है? हर बार की तरह पिछले एपिसोड के विनर का नाम भी हम इस एपिसोड में आगे अनाउंस करेंगे। तो प्लीज इस एपिसोड में जुड़े रहिए और देखिए क्या पिछले बार का कॉन्टेस्ट आपने जीता है या नहीं। रोहित जी, इसके साथ आते हैं मैच रिव्यूज पर। मैच रिव्यूज की बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक बार सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको बताना चाहूंगा, पटना पायरेट्स का फिक्सचर जो बेंगलुरु बुल्स के साथ होने वाला था वो प्रो कबड्डी लीग ने डिले अनाउंस किया है उसमें, तो इसीलिए बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स का फिक्सचर हुआ था। तो पटना पायरेट्स का ये जो फिक्सचर था वो आगे अनाउंस करेंगे कि कब खेला जाएगा। इसकी वजह अब तक हमें नहीं पता, मगर बस इसका जो डिले है वो अनाउंस किया गया है। सबसे पहली मैच जिसके तरफ मैं आना चाहूंगा रोहित जी, वो है तेलुगु टाइटंस वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स। अगर आपको याद होगा, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था क्या रोहित भाई ये वो मैच हो सकता है जिसमें तेलुगु टाइटंस अपनी पहली जीत दर्ज करे और अपना पूरे लीग को टर्न अराउंड कर दे। और बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल क्लोज मैच हुआ जिसमें तेलुगु टाइटंस जीत गए। तो इस बार क्या ऐसी चीज थी जो तेलुगु टाइटंस के लिए क्लिक कर गई इस मैच में? एक्चुअली तेलुगु टाइटंस जो भी मैक्सिमम जितने भी मैचेस हारा है वो 1 या 2 या 3 या 4 पॉइंट से हारा है, इतनी बड़े मार्जिन से नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ देसाई की उनको कमी खल रही है, क्योंकि उनका ज़्यादा डिफेंस इतना अग्रेसिव नहीं खेल पा रहा है। तो इस बार जैसे मैंने आपको कहा कि टीमें सब पीछे हट के खेलना शुरू कर दिया, तो तेलुगु टाइटंस ने भी थोड़ा पीछे हट के खेलना शुरू किया है। इसकी वजह से उनको बहुत सारी कैचेस भी मिली है। और लास्ट में थोड़ा सा जयपुर के साथ मैच में थोड़ा जयपुर से भी थोड़ा लास्ट मोमेंट्स में तो था वो थोड़ी गलती हुई है उनसे भी, क्योंकि उन्होंने गेम को बहुत फास्ट कर दिया और
जो जो उनका रेडर था, तो उसको जो लेफ्ट साइड का रेडर था मेरे ख्याल से अजिंक्य, सॉरी उसका नाम शायद वही, उसे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो उसको लास्ट मोमेंट में उसने बहुत पॉइंट देना शुरू कर दिए और मतलब एडवांस टैकल करना शुरू कर दिया, जैसे कि बाकी का प्लानिंग ये थी कि जितना पीछे हट के खेलेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं जयपुर ने ही अपनी गलती से ये मैच में खो दिया ये मैच, और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि मैच हार गए वो लोग। पर वहाँ पे तेलुगु टाइटन ने रेडिंग में भी अच्छा किया, डिफेंस भी बहुत अच्छा खेला। जैसे सुरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा कल टूर्नामेंट जो उनका मैचेस हुए थे उसमें काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया, जो उसकी टीम को उसकी नीड थी वो उसने पूरा किया। और मैं तो ये चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे ही ओपनली माइंड का खेले, क्योंकि सुरेंद्र सिंह है जो वो प्रेशर में नहीं खेल सकता, वो ओपन माइंड छोड़ोगे तो बढ़िया खेलेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है आदर्श टी वो रेडर थे दूसरे, जो मुझे लगता है रेड कर रहे थे। एक तरफ थे रजनीश और दूसरी तरफ थे आदर्श। हाँ आदर्श टी, यस आदर्श टी थे, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस टैकल करने की कोशिश की। अगर वो अपना एक स्कोर भी देते तो भी बात बन सकती थी। उनने अपना लीड लेने के बाद भी इकट्ठे 2-2-3 पॉइंट देना शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने बहुत जल्दबाजी की और लास्ट मोमेंट में बहुत प्रेशर में हो गए। मुझे उनमें प्रेशर दिखा, खासकर कॉर्नर्स पे बहुत प्रेशर दिखा। बिल्कुल। और ये जो बात है इस पे जयपुर पिंक पैंथर्स को जरा गौर करना पड़ेगा कि मैच अच्छा जा रहा था, दीपक हुड्डा अच्छा स्कोर कर रहे थे, अर्जुन देसवाल ने सुपर 10 कर दिया था, मगर ये जो प्रेशर है जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे डील करना कहीं ना कहीं उनको सीखना पड़ेगा। टूर्नामेंट के अर्ली समय में ऐसा मैच आ गया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा भी होगा कि ये सीख गए। साहिल भाई, ये मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपके सुपर 10 हो गए या आपने 20 पॉइंट ले लिए। मेन ये है कि आपकी टीम लास्ट के 5 मिनट कैसे खेल रही है, क्योंकि आपने जैसे कि आपने कहा कि सारे मैचेस क्लोज हो रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग मैटर नहीं करती है और हाफ टाइम मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग लास्ट के 15 मिनट मैटर नहीं करते हैं, जो लास्ट के 5 मिनट है वो मैटर करते हैं कि आप उसको कैसे खेलते हैं। अगर उसमें रेडर पॉइंट निकाल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने आदर्श की बात करी, उसने लास्ट के 5 मिनट स्कोर्स निकाले, बहुत अच्छी, वो उसके बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, वो टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वही पूरे मैच में जयपुर का डिफेंस 15 हाफ टाइम के 15 मिनट बहुत अच्छा खेला, लास्ट के 5 मिनट में थोड़ा गड़बड़ा गया जिसकी वजह से उनके पेशेंस वो खोए अपने और जिसकी वजह से मैच दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं रोहित भाई। दूसरा मैच बंगाल वर्सेस बेंगलुरु, और खासकर इसमें जो थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी हुई थी अगर आपको याद होगा, जिसमें नबी बख्श बाहर स्टेप गए थे और पूरी टीम बोनस +7 पॉइंट्स मिले थे और तब पूरा मैच पलट गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु बुल्स इस मैच में ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे थे, ज्यादा तैयार लग रहे थे, एंड में भी एक ही पॉइंट से हारे। मगर इस मैच के एनालिसिस आप कैसे करते हैं? एक तो बेंगलुरु बुल्स का हार्ड लक था जो मतलब वैसा उनके साथ हुआ, बट एज अ रूल अगर रूल इज रूल, अगर रूल के हिसाब से चलेंगे तो वो तब भी रूल के हिसाब से जितना मैंने एनालाइज किया कि उसमें जो चलो वो था रंजीत रेडर था, वो उसको भी उन्होंने एक मौका दिया, चलो उसको एक कर दिया। नहीं तो मेरे आइडिया से तो वो ऑल आउट होने चाहिए थे, क्योंकि पहले रंजीत सेल्फ आउट हुए, वहाँ पे रेडर सेल्फ आउट हुआ, साथ में पूरी टीम आके लॉबी में आ गई। तो मेरे ख्याल से क्योंकि रूल ये होता है कि अगर आप सेल्फ आउट होते हो और रेफरी के डिसीजन से पहले आपको बाहर निकाल देते हैं और रेडर भी सेल्फ आउट होता है तब आप अंदर आ सकते हो, बट रंजीत तो मैच के अंदर ही थे और ऑन फील्ड अंदर ही थे भाई, फील्ड के अंदर। अगर वो फील्ड के बाहर जाते तो वो अंदर आते, मतलब ये रूल होता है। तो इसके हिसाब से तो पूरी टीम ऑल आउट हुई थी, पर कहीं ना कहीं बेंगलोर बुल्स है वो इस चीज के बाद वो इतना प्रेशर में आ गई कि उनको विश्वास नहीं हुआ, यार हम इतनी लीड लेके, मतलब 7-8 पॉइंट की लीड थी उनकी, इतनी लीड देने के बाद भी एक छोटी सी मिस्टेक ने हमारा मैच बराबर कर दिया। उसके बाद रंजीत को कैश लगी और उनकी 2 पॉइंट की लीड होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें नबी बख्श का एक अच्छा रिव्यू ही इतना बड़ा रिव्यू, मतलब उसका मैं कहता हूँ पूरी प्रो का सबसे अच्छा और टाइमिंग वाला रिव्यू जो है वो नबी बख्श ने रिव्यू का अच्छा फायदा उठाया है, और जिसकी वजह से बेंगलोर बुल्स प्रेशर में आ गई। और बंगाल वॉरियर्स जो थी उनको पता था कि पवन तो स्कोर लेके जाएगा, तो मनिंदर भी थोड़ा चल पड़े लास्ट में और पवन भी थोड़ा स्कोर लेके जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसमें मैं कोच साहब की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। कोच साहब ने, दोनों कोचों ने बहुत अच्छा माइंड प्लान बचाया था, बट लास्ट में जो कोच साहब ने कहा, क्योंकि उन्होंने जब लास्ट का टाइम आउट लिया उन्होंने बोला कि प्लेयर्स बोलते कि सर हम खेलेंगे कोई बात नहीं, बोनस पे कैच मारेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, बोनस
पे कैच मत मारो, एक प्लेयर एडवांस टैकल कर दो जो किया उनको एडवांस टैकल। तो एक पॉइंट वो लेके गया, तो उनको पता लास्ट प्लेयर सेव जाएगी, तो उसके 30 सेकंड वहीं हो गए थे। तो सुकेश ने वहाँ पे 30 सेकंड किया और 1 पॉइंट से जीत के, मैटर नहीं करता 10 पॉइंट से जीतो या 20 पॉइंट से जीतो या 1 पॉइंट से जीतो, जीत तो जीत होती है। तो वहाँ कोच ने अपना माइंड लगाया, क्योंकि मैंने ईरानी प्लेयर्स को देखा था कि वो थोड़ा एग्रेसिव थे कि नहीं सर हम बोनस में मारेंगे कैच, ऐसा कर देंगे, ऐसे एडवांस पॉइंट नहीं देना है। तो एक वैसे ही वो माइंड गेम था, वो अच्छे दोनों कोचेज बहुत हाई लेवल के कोचेज हैं, अच्छे अच्छे लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। तो ये माइंड गेम थी कि बस उस डिसीजन की वजह से बेंगलोर बुल्स प्रेशर में आया और उनको संभलने का मौका नहीं मिला, इतना टाइम भी नहीं था कि वो संभल पाए। रोहित जी, तो दो बहुत क्लोज मैचेस की बात की है, देखते हैं इन दो मैचेस में से कितने प्लेयर्स हैं आपके पिक्स ऑफ द वीक में। तो रोहित जी, कौन है आपके 7 प्लेयर्स इस बार के? मेरे रेडर्स है मनिंदर और रजनीश और सुरेंद्र गिल यूपी योद्धा के, और मनिंदर अपने बंगाल वॉरियर्स के और रजनीश अपने तेलुगु टाइटन के, और कवर्स पे है सुरेंद्र सिंह महिंदर, जो सुरेंद्र है वो तेलुगु टाइटन के हैं और महिंदर सिंह जो है वो बेंगलोर बुल्स के हैं। सागर है जो तमिल तलाइवा के हैं, और रन सिंह जिनने कम बैक किया है अभी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं कम बैक करके, तो वो कॉर्नर में रन सिंह है, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब धमाकेदार स्टार्ट किया और कल काफ़ी अच्छा भी खेले हैं वो, तीनों पवन को एक सिंगल टैकल किया है बैक होल्ड करके, तो इसलिए टीम में शामिल है मेरे। बिल्कुल, काफी यंग टीम है, जैसे अगर हम देखेंगे रजनीश, सुरेंद्र गिल है, सागर है, सुरेंद्र सिंह भी कह सकते हैं, इस हफ्ते यानी यंगस्टर्स ने काफी आउट परफॉर्म किया है। जी, अभी यंगस्टर भी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर मेरे टीम में एक रन सिंह है जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक टीम में एक एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर होना चाहिए। जैसे कि अभी जयपुर ने मैच लूज किया, अगर मेरा मानना यह था कि अगर लास्ट के 5 मिनट में आप धनराज जी को खिलाते टीम के अंदर लास्ट के 5 मिनट, तो शायद वैसा लूज नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर अंदर होता है और वो बहुत कभी स्मूथ गेम चलाते हैं, कि लास्ट में बहुत फास्ट कर गए थे वो लोग, तो इसलिए एक एक्सपीरियंस होल्डर टीम में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। रन सिंह जैसे पिछले 2 या 3 मैचेस में आए हैं, तब से मुझे लगता है जो एक स्ट्राइक रेट है उनका, टैकल स्ट्राइक रेट है टीम का, वो काफी बढ़ गया है बंगाल वॉरियर्स का। पहले आई थिंक 5 या 6 टैकल पॉइंट्स का एवरेज था, अब 10 टैकल पॉइंट से ऊपर एवरेज कर रहे हैं पर मैच में। जी बिल्कुल, क्योंकि रन सिंह ने बहुत धमाकेदार एंट्री करी है, और मतलब देखा जाए जैसे उनको चांस नहीं मिल रहा था, और जब चांस मिला तो उन्होंने उस चांस का अच्छा फायदा उठाया और काफी अच्छा परफॉर्म किया, कि नो डाउट चलो एक आधा पॉइंट तो जाता है, पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मेन जो मैंने आपको कहा लास्ट के जो 5 मिनट, जो मेन 5 मिनट होते हैं, उसमें अच्छा खेलना बहुत जरूरी होता है, उन्होंने खेला लास्ट, कल भी उन्हें लास्ट के 5 मिनट बहुत अच्छा उन्होंने अपना टैकल्स किए। तो रोहित जी, अब मेरी जो फेवरेट सेगमेंट है पूरी शो की उसमें आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और बार सारे व्यूअर्स को रिमाइंड कर दूं कि हमारे स्पोर्ट्स अड्डा का जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप भाग ले सकते हैं और ढेर सारी मर्चेंडाइज जीत सकती है हमारी तरफ से। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट्स में एक बहुत ही आसान सवाल का जवाब दीजिए। इस समय का सवाल, Which team has the most successful tackles in the history of the Pro Kabaddi League? वो कौन सी टीम है जिसके नाम प्रो कबड्डी टीम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टैकल्स का रिकॉर्ड है? और जैसे हमने वादा किया था, पिछले बार के विनर का नाम भी हम अनाउंस करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड की हमारी विनर है प्रगति बेलुशे। तो प्रगति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज जीत गई है। हमारा पिछले समय का सवाल था, कौन से कोच है जिन्होंने 2 अलग अलग टीम्स के साथ 2 बार लगातार प्रो कबड्डी का टाइटल जीता है? इस सवाल का जवाब था कोच बीसी रमेश, जो बेंगलुरु बुल्स के साथ थे पहले और उसके बाद बंगाल वॉरियर्स में आए। तो प्रगति जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप भी ढेर सारी मर्चेंडाइज इस एपिसोड में जीत सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूलिए। रोहित जी, अब आते हैं पॉइंट या एम्प्टी रेड पर। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मैं बता दूं
इस सेगमेंट में मैं कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वाक्य बोलता हूं और रोहित जी अगर उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहेंगे पॉइंट, अगर वो एग्री नहीं करते तो वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेड। रोहित भाई, पहली रेड हमारी इस बार की, जयपुर के बेंच स्ट्रेंथ को जो प्ले टाइम नहीं मिल पा रहा है उसका आगे जाकर उन्हें नुकसान हो सकता है। हाँ, ये आपका पॉइंट है कि जितना आप बेंच को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली लीग एक तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो आपके लीग इस बार को जो लीग का एनवायरनमेंट है वो क्या है, एक एज ए केज के अंदर है, जैसे कि मतलब एक जगह सब बंद है। तो आप रोज आप जा रहे हैं खेल के अपने रूम घर अपने जैसे अपने रूम में आ रहे हैं, फिर खेलने जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, एक ही वो टीम कहीं ना कहीं चेंज मांगती है, क्योंकि बाकी बेंच में भी अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि ये प्रो कबड्डी है, तो लोकल टूर्नामेंट तो है नहीं, बेंच भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट के 5 मिनट में वो धनराज को खिलाते हैं अंदर, तो बहुत बड़ी बात होती है कि हर आप चेंज कर दो, आप मैक्सिमम कोई भी अच्छी टीम को ले लो, सब में चेंजेस आ रहे हैं। पटना को ले लो, उसमें भी चेंज आए हैं, ठीक है, अब दिल्ली को ले लो, उसमें भी चेंज आए हैं, अभी काफ़ी टीमों में चेंजेस हो रहे हैं। तो बेंच को जितना यूज़ करें, कि लीग लंबी है, प्लेयरों को इंजरी ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे कि जो भी मेन प्लेयर है, जैसे कि कोई मेन रेडर है, आप उसको ज़्यादा चलाओगे तो 5 या 10 मैचों के बाद वो इंजर्ड होगा, 101% इंजर्ड होगा। गाड़ी जितना चलेगी उतना गाड़ी के पंचर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो वैसे ही प्लेयरों के साथ है, आप दूसरे प्लेयर यूज़ करो, जो ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेयर को मौका नहीं देंगे, वो कुछ कर नहीं सकते। वो बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे आए हुए अभी प्रो में, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी देखो ना, आप जितने मेन रेडर सब बाहर है, सिद्धार्थ देसाई बाहर है, नवीन बाहर है, एक आधा अभी सिर्फ पवन चल रहे हैं, भगवान ना करे कि उनको भी इंजरी हो जाए तो फिर टीम तो पूरी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को बेंच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट रहा। आगे का जो क्वेश्चन है वो भी शायद कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है। जो आप कह रहे थे एक रेडर को कंटिन्यूसली चलाना, पुनेरी पलटन का जो असलम इनामदार पे ओवर डिपेंडेंस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस पे प्रेशर आ रहा है। जी, ये बिल्कुल पॉइंट है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको कोई मेन रेडर है, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस पर डिपेंड मत रहो, आप लोग सब अपना काम करो, डिफेंस अपना काम करे, वो उसको कैच लगे। देखो पहले क्या होता था, जब पहले प्लेयर्स खेलते थे, जैसे अनूप भाई खेलते थे या राकेश भाई खेलते थे, या हम लोग सभी कोई भी खेलते थे, मनप्रीत सिंह खेलते थे, तो वो किसी एक पर डिपेंड नहीं रहते थे। वो किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं रहते थे, सारे प्लेयर एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे उस टाइम। ये नहीं होता था कि जैसे कि अभी रेडर आउट हो गया तो यहाँ जाके आप डिफेंस तोड़ दोगे कि यार हमारा प्लेयर बाहर बैठ गया, अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं। पहले ये होता था कि रेडर अगर आउट हो रहा है तो डिफेंस वाले ये बोलते थे कि टेंशन मत ले, हम तेरे को उठाते हैं। पहले ये प्लानिंग होती थी, तो पुरानी टाइम की बात कर रहा हूँ। पर अब क्या है, अगर आपने देखा होगा, किसी भी मेन रेडर को कैच लगती है तो डिफेंस अपने आप टूट जाता है, कि ये बोलता है यार हमारा तो मेन रेडर बाहर बैठ गया, ये इस मैच में स्कोर ही निकाल रहा है। जैसा कल बंगाल वॉरियर्स में मनिंदर ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, पर कहीं ना कहीं डिफेंस लास्ट में अच्छा कर गया। अगर वही उनका उन पे प्रेशर आया था वो चीज़ का भी, ये हर टीम में देखने को मिलेगा। पुनेरी पलटन से लेके कोई भी टीम देखो, मेन रेडर बाहर बैठता है। अभी देखो दिल्ली का जब नवीन बाहर बैठा तो कितने बड़े मार्जिन से हारा, कितने बड़े मार्जिन। उसके बाद उनको पता लगा कि नहीं यार, हमको नवीन के बगैर भी खेलना है, तो हमें सबको इकट्ठे होकर खेलना पड़ेगा। संदीप नरवाल ने फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया अपना, कि उन्हें जिम्मेदारी ली। उन्होंने ये नहीं सोचा ना कि यार ये बैठा तो मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, बस इतना सोचना है कि वो बाहर है, कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी प्लेयर है, हम भी प्लेयर है, तो हम कर सकते हैं, मतलब डिपेंड मत रहना किसी पे, बस ये कहने का मतलब। बिल्कुल। तो थर्ड रेड जो है ये भी हमारी जुड़ी है। ये जो पॉइंट आपने कहा उसी से फिर से नवीन कुमार के एब्सेंस में संदीप नरवाल फर्स्ट रेडर के तौर पर उभर कर आ सकते हैं दबंग दिल्ली के लिए। बिल्कुल एक्चुअली संदीप में स्पीड है, उसमें पावर है, उसमें हर चीज, बट वो एक्चुअली वो क्या, जैसे कि अब मैं आपको क्या बोल, जैसे कि आप फर्स्ट रेडर हो, मैं सेकंड रेडर को, थर्ड रेडर को इतना चांस नहीं मिलता है। वो तो वैसे ही हो जाता है कि यार मेरे को भेज रहे हैं, ज़्यादा उनको डू एंड डाई में भेजेंगे, नहीं तो ऐसे ही भेज देंगे। तो वो ऐसे सोचता है कि यार एक चांस मिला है, पता नहीं उसमें क्या होता है, चांस कैच होने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो बॉडी वार्म अप नहीं होती है, तो मूवमेंट्स इतने नहीं होते। अगर आप संदीप नरवाल को फर्स्ट रेडर बनाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संदीप नरवाल को सेकंड रेडर ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि विजय मलिक अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट रेडर विजय मलिक को ही होना चाहिए, और सेकंड रेडर संदीप नरवाल को इसलिए होना चाहिए क्योंकि संदीप नरवाल डिफेंस को तोड़ते हैं, 4-5 में तो वो कहीं भी अटैक करते हैं, और इतनी स्पीड है उनके अंदर कि डिफेंस को टाइम नहीं मिलता कि उसको कैच मार सके।
तो मेरी आइडिया हम्म, से अभी संदीप नरवाल का चलना बहुत ज़रूरी है नवीन के एब्सेंस में। तो ये आपका पॉइंट है, क्योंकि उसको मेरे ख्याल से तो फर्स्ट रेडर ही होना चाहिए, क्योंकि उसको 5-4-6 में तो 5-4-3 में तो संदीप नरवाल को मारनी चाहिए विजय, क्योंकि बोनस बोनस अच्छा निकालते हैं। संदीप नरवाल अभी बोनस में इतने माहिर नहीं है। हम्म, ओके। आखिरी रेड हमारी इस एपिसोड की, रविंदर पहल और गिरीश एरनाक गुजरात जायंट्स के जो कॉर्नर्स है, उनके एब्सेंस में गुजरात जायंट्स को प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जी, ये भी पॉइंट है आपका। देखिए, अगर टीम में कोई भी जो मेन डिफेंडर है, देखिए डिफेंस में इतना ऑप्शंस नहीं होते हैं। रेडर्स में बहुत ऑप्शन होते हैं, क्योंकि रेडर्स में आपके पास अगर एक राइट का इंजर्ड होता है तो आपके पास 3 राइट के ऑलरेडी होते हैं, या 4 राइट के रेडर्स होते हैं, या लेफ्ट के होते हैं। पर अगर एक डिफेंडर आउट होता है तो नए प्लेयर को उसमें मतलब उसमें एक तो सबसे बड़ी बात कि नाम खेलता है। अगर आप बहुत बड़ा नाम अंदर खेल, रविंद्र पहल बहुत बड़ा नाम अंदर भी खड़े रहेंगे, तो उनका इतना प्रेशर है कि रेडर्स पे, कि उनको पता है ये कहीं भी डाइव मार देगा, ये कहीं भी टैकल कर देगा, तो उसका प्रेशर रेडर्स पे होना बहुत जरूरी है। अब नया आएगा, ये नहीं कि नए वाले में वो एबिलिटी नहीं है, नए वाले में वो एबिलिटी होगी, पर दूसरे रेडर को ये नहीं पता है कि वो कैसा है। अभी जैसे हम लोग फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन में खेल रहे थे, प्रदीप नरवाल बेंगलोर बुल्स में था, तो हमें नहीं पता था वो प्रदीप नरवाल है, हम तो उसको धड़ाधड़ कैचे मारते थे, हमसे वो कभी स्कोर लेके नहीं जाते थे। उसके बाद वो सीजन 3, 4, 5, 6 में तो एकदम से विस्फोट बन गए वो बिल्कुल। तो हम लोग को भी डर लग गया है, तो प्रदीप नरवाल डुबकी मारेगा, 4 लेके जाएगा, 3 लेके जाएगा, तो हम प्रेशर में आके नाम खेल रहे हैं। ये चीज़ होती है कि एक जैसे गिरीश एरनाक टीम में खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रविंद्र पहल होते तो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। रेडर्स तो उनके अच्छा कर ही रहे हैं, पर डिफेंस में कहीं ना कहीं भी प्रवेश और वही दोनों, प्रवेश और सुनील ही है जो डिफेंस को संभाल रहे हैं। अगर रविंद्र पहल और गिरीश होते तो टीम ज़्यादा संगठित होती है, मतलब एक यूनिटी ज़्यादा दिखती है। ओके, तो 4 में से 4 रेड सक्सेसफुल रहे हैं इस बार। आखिर में जो आपने पॉइंट कहा, नाम खेल रहा है, तो इसी ये जो नाम है कबड्डी के, उनकी ही हम बात करते हैं हर बार हमारे ट्रिब्यूट टू लेजेंड सेगमेंट में। और इस बार ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स में जीवा कुमार जी, जो एक सीनियर कवर है, मैं समझता हूं जो धर्मराज चेरलतन अन्ना जिनकी आप बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, हम उसी लेवल के एक सीनियर प्लेयर है, और ये भी अपने फिटनेस के लिए काफी जाने जाते हैं। जैसे जीवा कुमार को देखिए, काफी फिट प्लेयर है, तगड़े प्लेयर है, अगर डैश करते हैं, मुझे लगता है सीजन 2 या सीजन 3 से मैंने उनको देखना शुरू किया है, तब से उनकी जो डैश है उसकी पावर अब तक कम नहीं हुई है। तो जीवा कुमार के बारे में कुछ हमें बताएं रोहित जी, कबड्डी की तरफ उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और आपकी कुछ उनके साथ जो यादें जुड़ी हो। जी, मैं एक्चुअली मैं जीवा भाई साहब के साथ मैं कभी इतना रहा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अलग नेचर के हैं। वो बहुत साइलेंट रहते हैं, किसी से फालतू बात नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही साइलेंट आदमी है, मतलब फालतू बात नहीं करनी। हम उनसे मजाक भी करते तो वो हंसते भी ऐसे कि लगता कि यार अगर ये सीरियसली हंस रहे हैं या मतलब ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, वो हंसते भी ऐसे है कि ठीक है। मतलब उनका फेस जो है ना, वो उनका जो नेचर है वो बहुत ऐसे गंभीर टाइप का है, मतलब वो बहुत सीरियस रहते हैं हमेशा। और फिटनेस के मामले में तो वो बहुत ज़बरदस्त है, उनका कोई तो नहीं। हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं, तो जब से खेलना स्टार्ट किया तब से देखते आ रहे हैं। और उनकी सबसे खासियत बात ये कि उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो वो टैकल करते हैं, वो बहुत टाइमिंग से टैकल करते हैं। आप देखना, अभी तो वो राइट कवर खेल रहे हैं, अभी आपको मैं बता दूँ वो असली में लेफ्ट कवर है, तो खेल राइट कवर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उनको राइट से लेफ्ट कवर खिलाया जाए तो अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। पर क्या होता है, आप अपनी पोजीशन छोड़ के राइट में खेलना तो बहुत मुश्किल होता है, कि मूवमेंट्स चेंज हो जाते हैं। पर अभी भी वो राइट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनका ये है कि हम लोग जब पहले खेलते थे तो हम लोग के जो रेडर्स होते थे उनको एक ही बात समझा के बोलते थे कि भाई लेफ्ट में जीवा है, पैर को बोनस में मत डालना। जैसी बोनस पे पैर डाला और जीवा आया, तो ये 101% होता था कि ये भी नहीं कि अगर आप फेक बोनस मारोगे तो जीवा आएगा, नहीं। अगर आप परफेक्ट बोनस पे जाओगे तभी जीवा आएगा। वैसे वो बहुत डिफेंस में बहुत कट्टर है, मतलब बहुत ही जाके पेशेंस वाले प्लेयर है, बहुत पेशेंस वाले, बहुत कूल डाउन रहते हैं। और नेचर में तो बहुत अच्छा है, उनका नेचर अच्छा इसलिए रहता है कि वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, किसी के बारे में बुरा सुनते भी नहीं है, और सबसे दूर रहते हैं मैक्सिमम। आप कभी भी देना वो अकेले ज़्यादा आपको दिखेंगे, वो अकेले ज़्यादा बैठेंगे। लंच करें, हम इंडिया कैंप में होते थे, वो लंच डिनर भी अकेला करते थे, या फिर कोई धनराज भाई साहब हो गए, या फिर प्रशांत राय हो गए,
या हम्म। शब्बीर हो गए, इनके साथ वो ज़्यादा बैठते थे, क्योंकि उनका लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है साउथ यस। में कि नॉर्थ वालों के साथ कम ही घुल मिलते हैं। बट वो एग्जैक्टली एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट कवर है। जैसे मनजीत चिल्लर है, जीवा है, ये बहुत बड़े नाम है कवर्स में। और मेरा मानना है कि जीवा दुनिया इंडिया के क्या दुनिया के जीवा और मनजीत चिल्लर सबसे बेस्ट कवर है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है आपने रोहित जी। और ये वो एक्सपीरियंस ही है जिसको ये प्ले में लाते हैं। जैसे आपने कहा वो बराबर जानते हैं कब बोनस के लिए जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये वो एक्सपीरियंस ही है और इसी एक्सपीरियंस की वजह से वो एक्सपीरियंस है। हम उनका वैसे भी मजाक उड़ाते थे, बता हम लोग तो वैसे बहुत जूनियर है उनसे, और हम लोग उनके साथ ऐसे रहते थे कि वो तो हमको ऐसे मानते थे कि हम छोटे भाई जैसा मानते थे। तो उनके ना एक फिंगर है ना, उनकी एक फिंगर यहाँ से ऐसे है, तो मतलब उनकी फिंगर टूटी हुई है यहाँ से, पूरी टूटी हुई है। आप देखोगे तो आप बोलोगे खेलते कैसे हैं, मतलब कुछ जा उसमें कोई फीलिंग नहीं है उस उंगली में। तो हम वो कभी भी वो हमेशा उनकी उंगली ऐसी रहती है। तो हम उनको हम बोलते थे कि भाई आप इतने परफेक्ट क्यों हो, आप इतने परफेक्ट कैसे मार लेते हो, क्योंकि मैं भी कवर हूँ। तो मैं उनसे कि मैंने हमेशा अपने बड़े सीनियर प्लेयर से सीखा ही है, हमेशा उनसे ज्ञान लिया है कि भाई आप इतना परफेक्ट कैसे मारते हो। तो कुछ जैसे अजय ठाकुर हो गए, ये सब हो गए, तो ये मजाक करते थे, ये भाई का एंटीना देख रहा है, ये एंटीना जब हिलता है ना तो समझ कि कैच मारनी है। तो मतलब ऐसे मजाक होता है। वो बुरा भी नहीं मानते थे उस चीज़ का। बहुत मतलब बहुत कूल डाउन आदमी, बहुत मैं बोलता कि सच में ही वो बहुत कूल डाउन है। रोहित जी काफी अच्छी यादें आपने बताई है जीवा कुमार जी के साथ। ये बहुत अच्छा नोट है आखिरी सेगमेंट में जाने के लिए। मगर आखिरी सेगमेंट में जाने से पहले एक आखिरी बार सारे फैंस को और व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, स्पोर्ट्स अड्डा की बहुत सारी मर्चेंडाइज आप जीत सकते हैं हमारे कबड्डी अड्डा के शो में। इससे पहले भी काफी लोग जीत चुके हैं। इस एपिसोड में आपका नंबर हो सकता है। तो वो मर्चेंडाइज जीतने के लिए रोहित जी क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, और एक आसान से सवाल का जवाब देना होगा। जी, इस बार का सवाल, वो कौन सी टीम है जिसके नाम प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टैकल्स का रिकॉर्ड है? रोहित जी हमारे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए एक बार इंग्लिश में सवाल। Which team has the most successful tackles in the history of the Pro Kabaddi League? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए और आप स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज घर ले जा सकते हैं। आखिरी सेगमेंट हमारी इस बार की, जो रोहित जी के लिए एक प्रेशर रेड होती है हमारी ओर से, वो है राणा की रेड। इस सेगमेंट में रोहित जी को हम आने वाले समय के मैचेस के बारे में पूछते हैं और रोहित जी हमें उन मैचेस के अपने प्रेडिक्शंस देते हैं। काफी हद तक ये प्रेडिक्शंस सही होते हैं, और अगर कहीं प्रेडिक्शन गलत हो गया वो भी 1 या 2 पॉइंट से, बिल्कुल जो क्लोज मैच आखिरी रेड में डिसाइड होती है, ऐसे वाले ही होते हैं। तो रोहित जी सबसे पहली मैच जो आज होने वाली है, नॉर्दर्न डार्बी जैसे नॉर्थ इंडियन टीम्स की एक भिड़त होगी, दबंग दिल्ली वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। जी, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि हरियाणा स्टीलर्स थोड़ा अच्छी फॉर्म में है और थोड़ा हरियाणा स्टीलर्स अच्छा कर सकती है। ओके, दूसरी मैच आज की, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यूपी योद्धा। बंगाल वॉरियर्स। ओके, एक और मैच जिसमें एक टीम डीले के साथ खेल रही है जो है पटना पायरेट्स। क्या इसमें अपसेट हो सकता है? पटना पायरेट्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। ये मैच भी अच्छा होगा क्योंकि दोनों टीम अभी बराबर में है। तो मुझे लगता है इसमें पुनेरी पल्टन कमबैक करेगी क्योंकि उनको अभी ज़्यादा ट्रेनिंग मिली होगी, और पटना पायरेट्स में अभी 2-3 प्लेयर थोड़े से चल रहे हैं, अभी थोड़ा शायद कुछ इश्यूज हैं, वो भी इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें। तो इस करके मेरे ख्याल से लगता है पुनेरी पल्टन करेगी कमबैक। ओके, एक मैच जिसमें एक टीम ऊपर की तरफ जा रही है और एक टीम जरा कहीं नीचे की तरफ आ रही है पिछले हफ्ते में, यू मुंबा वर्सेस तेलुगु टाइटंस। ये मैच अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि मैच अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा मैच होने वाला है ये, क्योंकि अभी मैं आपको बता सारे मैचेस बहुत टफ होने वाले हैं अभी। तो मतलब बहुत मुश्किल है प्रेडिक्शन करना भी। तो मेरे को लगता है ऐसे जीतेगी इसमें तो यू मुंबा, बट तेलुगु टाइटंस फॉर्म में है, पर मेरे को लगता है यू मुंबा करेगी क्योंकि वो अपनी अभी
नए में आ गई है थोड़ी सी। ओके। एक टीम जिसके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है पूरे लीग में, जयपुर पिंक पैंथर्स, वो खेल रहे हैं तमिल थलाइवास के खिलाफ। जयपुर और तमिल तराइबा, ये दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि तमिल तलाइबा शायद कर जाएगी, क्योंकि अभी थोड़े से फॉर्म में भी आई है वो टीम, और लास्ट मैच जो है वो थोड़ा अपनी गलती से थोड़ा वो कर गए लूज, नहीं तो वो जीत रहे थे मैच। बिल्कुल। एक और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उनकी भिड़त, यूपी योद्धा वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। हाँ, ये मैच भी अच्छा है, ये मुझे लगता है इसमें हरियाणा स्टीलर करेगी। ओके। आखिरी मैच जिसमें पता नहीं आप अपसेट प्रेडिक्ट करेंगे या फिर आपको लगता है जैसे अब तक लीग का जो एक लय है वही चलती रहेगी, गुजरात जायंट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। हाँ, ये मैच भी काफी टफ होगा, क्योंकि दोनों तरफ में अगर गिरीश शर्मा के सब प्लेयर वापस आते हैं, मैं चाहता हूँ ये सब वापस आए क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है इसमें मेरे को गुजरात तो नहीं, बंगाल वॉरियर्स जीत सकती है, क्योंकि अभी वो फिर से इतनी बड़ी जीत ली है उन्हें, तो कहीं ना कहीं उनका लक भी साथ दे रहा है, तो वो जरूर जीतेंगे। ओके। तो बेंगलुरु बुल्स, आप आखिरी मैच में बेंगलुरु बुल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाजी मार लेंगे। बहुत क्लोज मैच होगी और मुझे लगता है इस हफ्ते के भी सारी मैचेस काफी क्लोज होंगे, क्योंकि जो टीम्स की हम बात कर रहे हैं उन्होंने टॉप लेवल की कबड्डी दिखाई है। और अगर पिछले हफ्ते की हम बात करें तो गुजरात, तेलुगु टाइटंस, यूपी योद्धा, सारी टीम्स ने बताया है कि वो यहाँ पे कंटेंड करने के लिए आई है, और कोई भी टीम बस जो हम कहते हैं टू मेक अप द नंबर्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ऐसी कोई टीम नहीं आई है। हर टीम खेलने के लिए आई है और जीतने के लिए आई है। जी बिल्कुल। तो रोहित जी, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में, और आपके प्रेडिक्शंस देने के लिए, और आपकी जो कहानी है जीवा कुमार जी के साथ वो शेयर करने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारे सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा, एवरी मंडे एंड फ्राइडे कबड्डी अड्डा के एपिसोड्स आते हैं जिसमें हम ऐसी ही एनालिसिस करते हैं, ऐसी ही यादें ताज़ा करते हैं कुछ प्लेयर्स को लेकर। और अगर आपको आगे के टीम्स, आगे के मैचेस की जरा प्रेडिक्शंस जाननी हो रोहित राणा जी की, तो वो भी आप जान सकते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, एवरी मंडे एंड फ्राइडे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, तो एवरी मंडे एंड फ्राइडे जैसे ही वीडियोस आते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं भी आपसे इजाजत लेता हूं अगले एपिसोड तक। ये थी द कबड्डी अड्डा।